Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. सबसे पहले चूँकि हम लोग इस पुस्तक के बारे में बात करना चाहते हैं, इसकी कविताएँ जिन पर मेरी नज़र पड़ी है, उनका कोई मोल नहीं हो सकता शब्दों का। और भारतीय अस्मिता में शब्द ब्रह्म है और अगर ब्रह्म है, तो कोई मूल्य नहीं। तो अगर यह 25,000 रुपए की किताब है, तो मेरी समझ से इसका मूल्य जो इसके अंदर सामग्री है, जो शब्द हैं, उनके हिसाब से बहुत कम है। फिर भी आपका उद्देश्य क्या था जब यह पुस्तक आई और इसका मूल्य बाजार के तौर पर इतना महंगा क्यों रहा? इन पर विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पुस्तक के संदर्भ में चर्चा शुरू की है और निसंदेह अब तक की ये हिंदी विश्व की सबसे महंगी किताब है और साहित्य की विशेष रूप से। मैनेजमेंट और दूसरे विषयों में, मेडिकल में शायद किताबें महंगी उपलब्ध कुछ हों, लेकिन साहित्य की दुनिया में ये मूल्यवान, सबसे अधिक मूल्यवान अब तक की है। हो सकता है कल कोई और मूल्यवान किताब आए और शायद यही मेरा पहला उद्देश्य है कि और भी मूल्यवान किताबें हो जाएं। दूसरी बात, मैं आपसे फिर सहमत हूँ और मैं उसी को मानता हूँ कि जो ज्ञान है या जो विवेक है या जो शब्द है या जो भाषा है, वो अपने आप में बहुमूल्य होती है या अनमोल होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। पर बावजूद उसकी हमको ये पता है किताबों की कीमत होती है। हम किताब तो पैसे से ही खरीदते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरी किताब 25,000 की है तो ये 2 रुपए में या 5 रुपए या 10 रुपए में बिकने वाले हनुमान चालीसा से ज़्यादा वैल्यूएबल, ऐसा तो कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। लेकिन सवाल ये बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है कि अगर हम 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए तक खर्च करते हैं किसी विवेक के लिए, किसी भाषा के लिए, किसी समझ के लिए, किसी अनुभव के लिए, तो मुझे लगता है कि वो 25,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी हो सकता है। अगर आपको पता हो कि दुनिया में कुछ किताबें हैं जिनको 250, 300, 500 करोड़ रुपयों में भी खरीदा गया है। अभी कुछ साल पहले बिल गेट्स ने एक किताब खरीदी थी जिसकी भारतीय मूल्य में कीमत थी 230 करोड़ रुपए। ठीक है, 300 साल पुरानी कोई किताब थी। मेरा जो सबसे बड़ा उद्देश्य रहा कि मेरे पास जब बचपन से ही जब कोई तोहफ़ा आता था या मैं लोगों के ड्राइंग रूम में जाता था, तो ड्राइंग रूम में जो सामने शोकेस बना होता था या टेबल होता था, उसपे प्रायः अंग्रेजी की महँगी किताबें पड़ी होती थीं, जिनकी कीमत 15,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक जाती थी और उसको लोग बड़े शान से रखते थे। अगर मैं पूछूँ जी आपको तो उतनी अंग्रेज़ी नहीं आती है, तो भी आपने अंग्रेज़ी किताब रखी है? तो कहते थे नहीं, नहीं बहुत अच्छी लग रही थी हमने यहाँ रखी। अच्छी लगने का कारण एक बड़ा था, उसका मूल्य बहुत बढ़िया था। उसके बाद जो हिंदी की कविताएँ या जो हिंदी की जो किताबें होती थीं, वो कहीं पीछे दराज में रखी होती थी, अंदर छुपी हुई पड़ी होती थी। ये एक डिफ़रेंस जो था वो मुझे बार-बार देखने में डिफ़रेंस तो नहीं, डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता था हिंदी की किताब में और अंग्रेज़ी की किताब के बीच में। तो उस ज़माने में ही स्कूल टाइम में मैंने कभी ये सोच लिया था कि अमूमन तो मैं किताब नहीं छपवाऊँगा हिंदी में क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। अक्सर वो उसके पन्ने, मेरे पास कई पन्ने हैं। मैं आपको सच बताऊँ, उर्दू से मेरा लगाव हुआ कि मुझे फ़ालसे बहुत पसंद हैं। मैं फ़ालसे वाले के यहाँ बनारस में फ़ालसा लेने गया, तो उसने जिस रैपर में फ़ालसा भर के दिया, उस रैपर को जब मैंने फ़ालसे के बाद खोला तो उसमें मीना कुमारी की एक तस्वीर पीछे दिखाई थी। तो जब मैंने उस पन्ने को पलटा तो पता लगा वो मीना कुमारी की नज़्मों की किताब थी, उसका पन्ना था। तो मेरे कहने का सेंस ये था कि उस ज़माने में मैंने ये सोच लिया कि कम से कम ऐसे तो किताब मेरी ना आए बाज़ार में। दूसरी बात ये है कि जब भी किताब आए तो उसकी एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, जिसको इंटरेस्ट है ओमदिया को जानने में, उनके विचारों को जानने में, वो जाए, उसके हिसाब से बहुत सस्ती किताब है, वो आए, खोजे और खरीद ले। और यही बात दूसरे कवि और दूसरे लेखक भी करें। मुझे ऐसा लगता है कि इस समाज, जिस कंज्यूमरिज़्म की दुनिया में हम हैं, जिस उपभोक्तावादी समाज में हम बैठे हैं, इस समाज में जब प्रत्येक चीज़ की वैल्यू, मनी वैल्यू ही है, तो विज़डम उस पे टॉप पे होना चाहिए।